शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, और ये मेरे बच्चे अगर तुम्हें माँ तस्लीम नहीं करेंगे तो इस घर में ये रह नहीं सकते। इस कारोबार में जो भी मुनाफा हुआ है वो आपके हाथ में तो रखा है मैंने। ओ भाई जान बख्शो मेरी। मुझे नहीं लगता कि इनकी सुनाई हुई कहानी पे यकीन करना चाहिए। सच तो ये कि मेरी माँ की मौत किसी बीमारी से नहीं बल्कि मेरे वालिद के बदसलूकी और बेवफाई की वजह से हुई। तुम उस वीडियो का खोज लगाओ, वो मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा होता उनके पैदा होते ही मैं उन्हें कत्ल कर देता। पूरी जिंदगी की सेविंग्स थी इनकी, और आज ये इस हालत में एक ओल्ड होम में बैठे हैं। अरे बाबर भाई, मुनीम अंकल को क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे वो तबीयत बिगड़ गई तो गिर गया ये मोटर के ऊपर। मगर इन्हें काफी ज्यादा चोट लगी है, खून भी बह रहा है। वो मोटर के किनारा लग गया, इनको सर पे खून निकला, अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। बाबर भाई हम भी साथ चलते हैं। नहीं आप लोग जहमत मत करें, मैं ले जाऊंगा अस्पताल इनको। अरे चलते हैं, कोई मसला अरे नहीं। नहीं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। अरे नहीं, हर कोई माँ बाप को बोझ नहीं समझता, बल्कि कुछ लोग तो इन्हें यहाँ पे इसलिए ले आते हैं कि वो उनकी तिमामदारी नहीं कर सकते। अब इन्हें ही देख लीजिए, बीमार हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और ऊपर से नसियान। ये अपनी दवा भी खुद से नहीं ले सकते, और जब ये गुस्से में आते हैं ना तो इनका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि ये खुद को भी नुकसान पहुँचा देते हैं और जो इनके सामने होता है उसे भी नुकसान पहुँचा देते हैं। ये झूठ है, ये बकवास है, ये मेरे बेटे की बनाई हुई कहानी है। वो आ जाए मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा तो आप हमें बताएं कि आपकी असल कहानी क्या है। हम आपकी कहानी पूरी दुनिया को बताएंगे। जी कहिए। हकीकत ये है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है और ना मैंने आज तक किसी को नुकसान पहुंचाया है। अरे ये तो मुझे मेरे घर से बेदखल करने की साजिश है। धोखा हुआ है मेरे साथ, और अफसोस की बात, धोखा मेरे बेटे और मेरी बेटी ने किया है। अच्छा होता उनके पैदा होते ही मैं उन्हें कत्ल कर देता उन्हें खालिदार, मैं उन्हें मार देता। संभालिए इनको, संभालिए। अरे खालिदार ये तरह इन्हें संभालो। मैंने आपको कहा भी था ना कि आप इनसे ऐसी बातें मत कीजिए, ये गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। खालिदार जल्दी आओ, आप प्लीज आइए। मेरे साथ, और अफसोस की बात कि धोखा मेरे बेटे और मेरी बेटी ने किया है। अच्छा होता उनके पैदा होते ही मैं उन्हें कत्ल कर देता। ये तो मुनीब अहमद नहीं है? आप जानती हैं इन्हें? हाँ, क्लाइंट रह चुके हैं हमारे। कोई मेरे ख्याल में 8-10 साल पहले का वाक़या है। उन दिनों में ये मकान ख़रीदना चाह रहे थे और पैसों की ज़रूरत थी, तो इनकी कंपनी ने इनका प्रोविडेंट फ़ंड वगैरह रिलीज़ नहीं किया था, तंग कर रहे थे। तो इस सिलसिले में हमारी फ़र्म से हेल्प लेने आए थे कि किसी तरह से इनके फ़ंड्स रिलीज़ करवा दें। मैडम इस तरह के वाक़यात तो आम हैं। वालिदैन अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं औलाद की परवरिश में, लेकिन जब औलाद का वक्त आता है ख्याल रखने का तो वो नाकाम रहती है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक कोई सोशल इशू नहीं है कि बच्चों ने अपने वालिद के साथ लापरवाही बरती हो। ये तो कह रहे हैं कि उनकी बेटी और बेटे ने धोखा किया इनके साथ। और मैं बता रही हूँ ना, 8-10 साल पहले इनका अपना मकान था जिन्होंने अपने पैसों से ख़रीदा था। पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स थी इनकी, और आज ये इस हालत में एक ओल्ड होम में बैठे हैं। मालूम करो, उनसे जाके मिलो, मैं इनकी मदद करना चाहूँगी। हुआ क्या है इनके साथ? बच्चों ने फ्रॉड किया है? इनका घर कहाँ गया? क्या वो बिकवा दिया है? प्लीज़ मालूम करो, और अगर किसी तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं तो आई वॉन्ट टू हेल्प यू। मसला नहीं साहब, ये तो एक अलमिया है। मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। मुझे देखकर दूसरों को इबरत पकड़ना चाहिए। अरे उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए।
कल इनकी नाहिंजार औलाद उनके साथ भी ऐसा नारवा सलूक ना करे। देखिए, मेरे यहाँ आने का मकसद भी यही है कि आपको इंसाफ मिले। मुझे आप ये बताएं कि आपका तो अपना ज़ाती घर था, फिर आप यहाँ इस शेल्टर होम में कैसे? अपनी औलादों की वजह से। जानते हो, ये बाबर और नौरीन छोटे छोटे से थे जब इनकी माँ का इंतकाल हुआ। मैंने दूसरी शादी भी नहीं की क्योंकि मेरी बीवी समरा जाते जाते मुझे कह कर गई थी कि इन बच्चों पर दूसरी सौतेली माँ को मुसल्लत मत करना। मैंने ये वादा निभाया भी, लेकिन ये सिला मिला है मुझे। मैंने पाई पाई जोड़कर का मकान बनाया। अपने बेटे को मैंने अच्छी तालीम दिलवाई ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो जानते हो, डिग्री लेने के बाद जब उसे मुलाजमत ना मिली तो मैंने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम से उसे कारोबार करवा कर दिया। वालेकुम सलाम। हाँ, कुछ कहना चाहते हो? जी अब्बू, वो हिना कुछ कहना चाहती है आपसे। हाँ हाँ, बोलो बेटा। वो अब्बू, बात यह है कि आप तो जानते हैं काफ़ी टाइम हो गया बाबर की नौकरी नहीं है, और इतनी कोशिशों के बावजूद उनकी नौकरी नहीं लग रही, और इस कोरोना ने हमारी ज़िंदगी अजाब कर दी है। तो हम लोगों ने सोचा है क्यों ना हम अपना कारोबार स्टार्ट कर दें। कारोबार? लेकिन बेटा, इसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए। अब्बू, 2 साल पहले आपने जो फिक्स डिपॉजिट में 8 लाख रुपए जमा करवाए थे, अगर हम निकलवा लें तो उससे 5 रुपये कारोबार शुरू कर सकते हैं। अब्बू, अच्छा खासा पैसा है इसमें। लेकिन बेटा, ये पैसे अगर हमने निकलवा लिए तो घर के यूटिलिटी बिल कहाँ से अदा होंगे? तो चंद महीनों की बात है, और कारोबार चल पड़ेगा तो आपके सर से बिलों का बोझ भी हल्का हो जाएगा। और अब्बू, हो सकता है 1-1.5 साल में रकम भी वापस आ जाए। प्लीज़ अब्बू, थोड़ी सी हेल्प कर दें। प्लीज़ अब्बू, मान जाए। चले देखते हैं। बहुत शुक्रिया अब्बू। मैंने कहा था ना, अब वो अपने मरने का इंतज़ार नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी में ही हमें सब कुछ दे देंगे। बहुत शुक्रिया अब्बू। अब मैं आपके लिए आपकी पसंद की खीर बनाती हूँ। अरे बेटा, खीर क्या बनाओगी? आजकल तो शुगर बहुत बढ़ी हुई है मेरी। अरे अब्बू, आज थोड़ी सी खा लें, खुशी का दिन है, कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं बनाती हूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। इधर बेटे का मैंने नया कारोबार शुरू करवाया और उधर बेटी के पुराने रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो गई। हालात बिगड़ने लगे। जानते हो, मैंने अपनी बेटी का ब्याह बड़े धूमधाम से किया था और मान था मुझे कि मैं अपने एक फर्ज से सुबुकदोश हो गया, लेकिन मेरी बेटी की नाहिली और उसकी जिद ने अपने ससुराल वालों को अपना दुश्मन बना लिया और हालात इतने बिगड़े कि एक दिन उसका शोहर उसे मेरे घर छोड़कर चला गया। ये कैसी तरबियत की आपने अपनी बेटी की? ना बड़ों का एहतराम, ना छोटों का लिहाज। अरे मेरे माँ बाप से बदतमीजी करती है, ज़बान चलाती है, बदतमीज कहीं की। ये तो मैं था घर में तो मामला संभाल लेता था। मेरे दुबई जाने के बाद अगर ये उस घर में रही तो कोहराम मच जाएगा। शकील भाई, ताली दोनों हाथों से बजती है। मेरी बहन ही नहीं, आपके माँ बाप भी कसूरवार हैं। जब बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में बच्चे नहीं बोलते। चुप चुप, बिल्कुल। और मेरी बात सुने, इससे मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ और बेहतर यही है कि जब तक मैं ना आऊँ ये यहीं रहे। आप समझाएं इसे, अकल दें इसे। नहीं बेटा, ऐसी बात ना कर। शैतान इंसान के साथ। हाँ हाँ, तुम नहीं रहना चाहती, मुझे पता है। रहेगी हमारे पास। मेरी बहन की 2 रोटियां भारी नहीं है, संभाल लूंगा इसे मैं। और ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे शैतान बोलती है। खुद के करतूत तो देखो। मेरी बहन पे एहसान मतलब है, दबा हो जाए यहाँ से। चारो अरे रोको इसे। तुम लोग आप छोड़ें, इधर आए। सही हो जाएगा।
यानी बेटी की जिम्मेदारी आप पर दोबारा आन पड़ी। तो फिर ये मामला घर के कब्जे तक कैसे पहुंचा? दरअसल कुछ महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर हालात बिगड़ने लगे। लाख कोशिश के बावजूद बाबर अपना कारोबार ना संभाल सका और उधर शकील भी कुछ नहीं भेजता था। और जब ये तमाम मामला बिगड़ने लगे तो एक दिन बाबर ने मुझसे मकान फरोख्त करने की बात की, लेकिन मैंने उस पर वाजे कर दिया मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। तो जानते हो, उस खबीस ने अपनी बहन के साथ मिलकर मुझसे एक चाल चली। अब्बू, मैं आपके लिए अच्छी सी अदरक की चाय बना के लाई। अरे बेटा, अदरक से तो वैसे ही मुझे एलर्जी है और तुम अदरक डाल के ले आई इसमें। अब्बू, ये वो वाली अदरक नहीं है, ये चाइना की अदरक है, इससे आपको कोई एलर्जी नहीं होने वाली। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। अब्बू, आपसे वो बैंक लोन का जिक्र किया था ना मैंने, आज उसकी लास्ट डेट इस पे साइन कर दी। अब बेटा, ये रोज का बूढ़े आदमी की तुम्हारी बैंक जमानत कबूल करेगा? अरे अब्बू, एक तो आप सवालात बहुत करते हैं, मामूली सा लोन है, आपके साइन काफी है इस पे। अच्छा अब्बू, अरे बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? मुझे बहुत बैठो इधर बैठो। क्या हो गया? लग रहा है मेरी जान निकल जाएगी। अरे इसे संभालो। अरे क्या हो गया? अरे इसको क्या हुआ? अरे नहीं, इसे संभालो ना, तुम देख लो, साइन करवा रहा हूँ। हाँ, अरे तुझे साइन की लगी हुई, उसको अस्पताल लेकर जा। वो बैंक बंद हो जाएगा, आप इस पे फटाफट साइन कर दीजिए। ये अच्छा, कहाँ करना? ये यहाँ करना। देख उसके हालत को, संभालो ना इसको। यहाँ करना। हाँ, यहाँ फटाफट कर, फटाफट। अरे यार, संभालो ना इसको तुम। हिना, तुम नौरीन को संभालो, मैं बैंक से आके इसको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। सही है? ओके अब्बू, अल्लाह हाफिज़। अरे अभी मैं दम कर देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, कुछ पढ़ के फूको, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ो उस पर। और इस तरह धोखे से साइन करवाकर उन्होंने बाबर और पठानी अपने नाम करवा दिया। और उसके बाद उनका असल रूप सामने आया। वो मुझे अज़ियतें देने लगे, मुझे भूखा रखते थे, यानी घर का मालिक मुलाजिम हो गया। और ना सिर्फ मुझे अज़ियतें देते थे, बल्कि बात हाथ उठाने तक पहुंच गई। और उन्होंने हाथ उठाने से भी तरेक न किया, यहाँ लाकर मुझे पटक दिया। यहाँ लाकर पटक दिया। आपके साथ वाकई नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन आप बेफिक्र रहें, हम न कबीर आपके केस को ज़ाती तौर पर देख रहे हैं। हम आपकी कंप्लेन भी लॉन्च करेंगे और अदालत में आपके मकान को वापस हासिल करने के लिए केस भी दायर करेंगे। आप हिम्मत से काम लें, हौसला रखें। मीर साहब, दरअसल ये बहुत ही जज्बाती इंसान है और गुस्से के बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, और इन्हें भूलने की भी बीमारी है। और मुझे नहीं लगता कि इनकी सुनाई हुई कहानी पे यकीन करना चाहिए। मैं इनके बेटे से भी मिला, इंतहाई शरीफ इंसान है और बहुत माकूल शख्स। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता। चलें, आपके मशवरे का शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी आपसे। बिल्कुल। बहुत अफसोस हुआ है मुझे मुनीब अहमद साहब के साथ जो कुछ हुआ। सीधा साधा जालसाजी का केस है ये। लेकिन डर मुझे इस बात का है कि इस जाली मुख्तारनामे को इस्तेमाल करके उनके बच्चे उनका मकान बेच ना चुके। मैडम, अगर ये मकान बिक चुका है तो ये केस अदालत में बहुत लंबा चलने वाला है। खैर, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का प्रोसीजर इतनी जल्दी नहीं हो जाता, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और पैसे भी बहुत लगते हैं। तुम ज़रा रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ और पता तो करो कि इस प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है, अभी ओनरशिप किसके नाम है। और दूसरा, एहतियातन ये भी करो कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में एक दरख्वास्त जमा करवा दो
कि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, इसका तनाज़ा चल रहा है और ये अभी बेची नहीं जा सकती। तो कोई भी अगर जाली पेपर्स लेकर आता है ओनरशिप के या सेल के, तो फ़ौरन से असली मालिक को इतला की जाए, ये बेहतर रहेगा। और दूसरा, मुनीब साहब को अपने साथ थाने लेकर जाओ और उनकी तरफ से कंप्लेंट दर्ज करवाओ कि उनके बच्चों ने उन पर तशद्दुद किया है और ज़बरदस्ती उनसे एक मुख्तारनामे पर सिग्नेचर्स लिए। ठीक है, ये प्रोसेस तो फ़ौरन शुरू करवाओ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। हाँ, जवाबदेही ज़रूरी, मगर सवालात आपको हमसे नहीं उनसे करने चाहिए। अरे कैसी कुर्बानी और कौन सा वादा? सच तो ये कि मेरी माँ की मौत किसी बीमारी से नहीं बल्कि मेरे वालिद के बदसलूकी और बेवफाई की वजह से हुई। अरे उस शख्स ने मेरी माँ को कभी इंसान समझा ही नहीं, हमेशा घर से वो लाताल्लुक रहे। अम्मी की मौत के बाद तो हम दोनों जैसे यतीम हो गए, और अब्बू तो हमें भूल ही गए थे। वो तो हमारी खाला थी जिन्होंने हमें सहारा दिया, वरना तो। मगर उसके बावजूद हमने हमेशा उन्हें इज्जत दी, हमेशा उनके ताने सहे, सर झुकाकर उनकी इज्जत करते रहे। अरे ट्यूशन पढ़ा कर अपनी तालीम मुकम्मल की मैंने। ज़िंदगी में जो कुछ भी कमाया अपने वालिद के हाथ में रखा। मगर आपके वालिद साहब का दावा तो ये है कि ये सारा कारोबार उन्हीं की मरहूम मिन्नत है और कारोबार करवाने के लिए पैसा उन्होंने ही दिया था। गलत है, बिल्कुल गलत बात है ये। उन्होंने तो हमें एक ढेला तक नहीं दिया, ऊपर से हमें ताने देते रहे। बात सुनो, अरे तुम रेस्टोरेंट खोलो या तुम रेहड़ी लगाओ, मैं तुम्हें एक ढेला नहीं दूंगा, मुझसे उम्मीद ना रखना। तुमने आज तक मुझे कोई एक टेढ़ी पाई मेरे हाथ में लाकर रखी है? वो कारोबार में जो भी मुनाफा हुआ है वो आपके हाथ में तो रखा है मैंने। बात करते हो, मेरे सामने जुबान चला रहे हो? कब दिए तुमने मेरे हाथ में? तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, ये बड़ी बात है। और भाई जान बख्शो मेरी। तो मेरे पास सिर्फ 2.5 लाख है, थोड़ी सी मदद कर देंगे तो आसानी हो जाएगी। तो 2.5 लाख है ना, उसमें से 50,000 पहले तनवीर को दो, जिसकी मैंने जमानत ली हुई है। बाकी 2 लाख में जो जी चाहे करो, मुझसे पैसे मत मांगना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और अगर तुम्हें कोई मदद लेनी है तो फिर जाओ अपने ससुरालियों से लो, जिनके तुम चमचे बने फिरते हो। हाय अल्लाह, अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं आप तो जानते हैं मेरे वालिदैन कितने गरीब हैं। आप तो उनके हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ है ना। हाँ, पहले वाकिफ नहीं था, लेकिन तुम्हारा जहेज आने के बाद मैं वाकिफ हो गया कि वो कंजूस भी हैं और कंगले भी। और बात सुनो, तुम एक काम करो, ये जो तुम्हारी बीवी काट कबाड़ लाई है ना, उसे फरोख्त कर दो, कुछ जेवर भी होगा उसे भी बेच दो, मगर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और भाई जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, निकलो यहाँ से। पैसे चाहिए इनको। और शकील के बारे में भी उन्होंने गलत बयानी की। वो थोड़े ही सही लेकिन पाबंदी से मनी ऑर्डर भेजते थे, जिसे अब्बू ही रिसीव करते थे। और मेरे यहाँ रुकने की वजह मैं खुद नहीं बल्कि अब्बू की ज़िद थी। माजरत मैं आपकी बात समझ नहीं रहा। दरअसल बीमारी की वजह से अब्बू बहुत ज़िद्दी और चिड़चिड़े हो गए थे। वो चाहते थे मैं यहाँ रुकूँ और उनका ख्याल रखूँ। मैंने अब्बू को बहुत समझाया कि मेरा भी शौहर है और मेरा घर है, लेकिन वो नहीं माने, बल्कि उल्टा मुझे धमकियाँ देने लगे कि अगर मैं यहाँ नहीं रुकी तो मुझे जायदाद से आग कर देंगे और मरने तक मुझसे बात नहीं करेंगे। मुमकिन है कि उनका रवैया आपके साथ नामुनासिब, मगर उनको इस बुढ़ापे में शेल्टर होम छोड़ के आना, ये क्या मुनासिब बात है? इस बात का कोई जवाब दे सकते हैं आप मुझे? इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं चाहता था कि इसका जिक्र किसी के सामने हो या ये बात दुनिया के सामने है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात अब मज़ीद छुपाना मुमकिन नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं, खुल के बताएं। क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, हमारी एक मुलाजमा थी ज़ुबैदा, वो अब्बू को दूसरी शादी का चांसा देकर अपने जाल में फांस रही थी। वो हमारे मकान पे कब्जा करना चाहती थी। उसे मालूम था कि अब्बू पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे नाम कर चुके हैं, और वो अब्बू को हमारे खिलाफ भड़काती थी। फिर एक रोज़। मुनीब साहब, आपने तो कहा है आप मुझसे शादी करेंगे, मगर आपके बच्चे और आपके घर के हालात देखकर मुझे नहीं लगता कि आपके बच्चे मुझे अपनी माँ कबूल करेंगे। देखो, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा,
और ये मेरे बच्चे अगर तुम्हें माँ तस्लीम नहीं करेंगे तो इस घर में ये रह नहीं सकते। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मगर मैंने तो मोहल्ले वालों से सुना आपने तो सब कुछ अपने बच्चों के नाम कर दिया है। मुझे क्या मिलेगा आपसे शादी करके फिर? किससे सुन लिया? किसने कह दिया? मैंने अपने बच्चों के नाम कुछ नहीं किया। हाँ, मेरे भाई ने जब मैं हॉस्पिटल में था तो एक पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवा कर इनको दे रखी है, वो मैं इनसे जब चाहूँ ले लूँगा। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मुनीब साहब, आप तो जानते हैं ना मेरा कोई भी सहारा नहीं है, और मैं आपसे शादी करूं उसके बाद मुझे घर का ठिकाना भी ना मिले, ये मोहल्ले वाले और मेरे रिश्तेदार तो मेरा जीना दुश्वार कर देंगे। तो तुम्हारा सहारा मैं बन रहा हूँ ना, तुम क्यों घबरा रही हो? भाड़ में गए मोहल्ले वाले और भाड़ में जाएं ये बच्चे, और ये जो कुछ मेरा है ये सब कुछ तुम्हारा है। ये थे वो हालात जिनकी वजह से तलखी बढ़ती गई और अब्बू की तबीयत मज़ीद बिगड़ती गई। फिर मुझे कुछ रिश्तेदारों ने मशवरा दिया कि अब्बू को शेल्टर होम दाखिल करा दिया जाए, और मैं उनकी तरफ से गाफिल नहीं रहा, तो बाकायदा इंतज़ामिया से राब्ते में रहा, पैसे भिजवाता रहा, अब्बू से मुलाकात भी करने गया मैं, लेकिन अब्बू ने मुलाकात से इनकार कर दिया। बाबर साहब, अगर आपकी बातों पे यकीन कर भी लिया जाए तो एक सादा सा सवाल मेरे ज़हन में खटकता है। वो सादा सा सवाल ये है कि आपके वालिद का जब इतना ही जालमाना रवैया था आपके साथ, तो फिर पावर ऑफ अटर्नी आपके नाम पर क्यों करी? और बाबर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये धोखे से साइन कराने वाली कहानी सच हो? नहीं नहीं, वो साइन अब्बू ने अपनी मर्जी से किए थे, और इसकी वजह थी मेरे चचा अकील। मुनीब अहमद के बड़े भाई अकील, मगर उनका इस मामले से क्या ताल्लुक है? मैडम, बाबर के बयान के मुताबिक उसके वालिद को माइनर हार्ट अटैक आया था। जब वो अस्पताल में एडमिट थे तो उनके बड़े भाई अकील अहमद ने आके उन्हें कायल किया कि वो पावर ऑफ अटर्नी बाबर और नौरीन के नाम कर दें। लेकिन अकील अपने भाई मुनीब पर इस कदर प्रेशर क्यों डाल रहे थे कि मुनीब अपने बच्चों को पावर ऑफ अटर्नी दे दें? मैडम, अकील अहमद की कोई औलाद नहीं, वो नौरीन को अपनी बेटी की तरह समझते थे, और उनकी यही ख्वाहिश थी कि मुनीब अहमद के बाद प्रॉपर्टी दोनों बच्चों में बराबर तकसीम हो जाए। अब मुनीब साहब का बयान सही है या बाबर सच बोल रहा है, इस बात की तस्दीक तो अकील साहब से ही मिलकर की जा सकती है। मैडम, अकील साहब से मिलकर की जा सकती थी, लेकिन अब मुमकिन नहीं है। 1.5 माह पहले उनका इंतकाल। बहरहाल तुम रजिस्ट्रार ऑफिस गए, वहाँ जाके पता किया कि इस वक्त प्रॉपर्टी किसके नाम है? क्या बाबर और नौरीन के नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है प्रॉपर्टी? जी गया था मैडम, रजिस्ट्रार ऑफिस ने 1 महीने का टाइम दिया है। चलो 1 महीने का टाइम है तो हमारे पास भी अब थोड़ा वक्त है चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने का। ये ज़रा ये जो मुलाजमा थी ज़ुबैदा, इससे भी जाके मिलो, मालूम करो कि हकीकत क्या है। और दूसरा, जिस हॉस्पिटल में मुनीब साहब ज़ेरे इलाज थे, ज़रा इनकी उस हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स तो निकलवाओ कि किन डेट्स में ये उस हॉस्पिटल में एडमिट थे। हॉस्पिटल का रिकॉर्ड्स कोई खास वजह? टाइमलाइन बड़ी ज़रूरी है चीज़ें कंफर्म करने के लिए कि इनका इलाज कब हो रहा था, हॉस्पिटल में कब एडमिट हुए थे, जो पावर ऑफ अटर्नी बनी है वो किन डेट्स पर बनी है, तो इससे भी पता चलेगा कौन सच बोल रहा है, कहाँ पर झोल नज़र आ रहा है किसके बयान में। और दूसरा, ज़रा मुनीब अहमद साहब के मोहल्ले में भी जाकर पूछगछ करो। मोहल्ले वालों को भी पता होता है कि घर में रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े रहते थे या नहीं, और बच्चों का ख़ास तौर पर मुनीब अहमद के साथ डेली बेसिस पे रवैया किस तरह का था। बिल्कुल, ये सबसे ज़रूरी है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। आप ही ज़ुबैदा हैं? मेरा नाम एडवोकेट शहरियार है।
मैं मुनीब अहमद के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। कौन मुनीब? मैं तो किसी मुनीब को नहीं जानती। देखिए, आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और आपसे क्या जानना चाहता हूँ। अगर आप पर किसी किस्म का दबाव है तो आप यकीन करें कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपका बयान हमारे लिए बहुत अहम है और वही हमें सच्चाई तक पहुँचा सकता है। सच्चाई? सच्चाई की साहब जी यहाँ कोई हैसियत नहीं है। यहाँ झूठ बिकता है। झूठे इल्ज़ाम लगाए उन्होंने मुझ पर और उन्होंने मुझे धमकियाँ दी हैं। अगर मैंने किसी के आगे एक लफ्ज़ भी कहा तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। किस किस्म की धमकियाँ? आपको किसने धमकियाँ दी हैं? तुम्हारे कहने पर ये सारा ड्रामा किया था मैंने। तुम्हें यहाँ लाके छोड़ा, यहाँ पे फसाद हुआ, झगड़ा हुआ, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। कब बिकेगा ये मकान? अरे मैं दुबई से वापस यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ कागजात ही तैयार नहीं है। हद होती है। हाँ तो क्या करें? हाँ, मकान बेचना बहुत आसान काम है क्या? हमारे बस में नहीं है मकान बेचना। सब कुछ बस में हो जाता है जब आदमी करना चाहे तो। शकील भाई, ये क्या तरीका है? क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? पूरा मोहल्ला जमा कर रहे हैं आप। शोर तो मचेगा, तमाशा भी लगेगा। अरे ये कोई मजाक है? मैं सारा सामान यहाँ समेट कर आ गया हूँ और तुम लोग कह रहे हो टाइम लगेगा। हद होती है शराफत की। शकील, समझने की कोशिश तो करें। तुम चुप रहो, ये सारा तुम्हारा किया धरा है। देखिए शकील भाई, ये मुतालबा मुनासिब नहीं है। ये घर कल भी अब्बू का था और आज भी अब्बू का ही है। तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें शेल्टर होम दाखिल करवाया था। अब्बू जब चाहे वापस आ सकते हैं यहाँ पर। ये शराफत के किस्से किसी और को जाके सुनाना, और मुझे पता है तो कितना पक्का फराडिया है। मेरी बीवी का इस घर में हिस्सा है और वो मुझे चाहिए, वो भी फौरन। मैं 3 दिन के लिए लाहौर जा रहा हूँ। 3 दिन हैं तुम्हारे पास, फैसला कर लो, समझे? चलो मेरे कपड़े पैक करो, चलो। अरे चलो, उधर क्या देख रही? चलो, किसी काम की नहीं हो तुम। बड़ा कोई लालची इंसान है यार ये। बहुत ही घटिया इंसान है, लेकिन कहे तो वो सही रहा है। राम जी, उन्होंने मुझ पे बहुत घटिया इल्जामात लगाए। उन्होंने तो अपने बूढ़े बाप का भी नहीं सोचा कि उस पे क्या गुजरेगी। मुनीब साहब तो मुझे अपनी बेटी की तरह समझते थे। अरे साहब जी, जो औलाद अपने बाप को मारती हो, उससे मैं क्या उम्मीद लगा सकती हूँ? आपके कहने का मतलब ये है कि मुनीब साहब के बच्चे उन पर तशद्दुद करते थे? कभी आपने कुछ ऐसा देखा? नहीं साहब जी, ये तशद्दुद का तो मुझे पता नहीं है, मगर उनके बच्चे उन्हें बहुत मारते थे। वो मोहल्ले में हमारा दूध वाली दुकान वाले का बच्चा है, उसने उस छत पे उसकी वीडियो बनाई है। बच्चे है ना साहब जी, बच्चे तो झूठ नहीं बोलते, उसने सच ही कहा होगा। ठीक है, ये पप्पू कहाँ रहता? ये यहीं गली में ही रहते हैं। आए, मैं आपको ले चलती हूँ उनके घर पर। आ जाए। तो जुबैदा जानती थी कि बाबर और नौरीन का मंसूबा क्या है और वो किस तरह ज़बरदस्ती मुनीब अहमद से उन डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत करवाने लगी? जी मैडम, जुबैदा का दावा तो यही है कि उसने हिना और बाबर की बातें सुन ली थी। इससे पहले कि वो मुनीब अहमद को आगाह करती, नौरीन को उसके इरादों का पता लग गया और तीनों ने मिलकर उस पर बहुत तशद्दुद किया और धमकाया और फिर निकाल दिया घर से। डर गई थी बेचारी, वो फिर वापस घर गई नहीं। और जिस वीडियो का जुबैदा जिक्र कर रही थी, उसका कुछ पता चला? हाँ मैडम, वो वहाँ पर एक मेरा मैकेनिक है, उससे मैंने बात की थी। उसने कहा वो पता करता है कि वीडियो बनाई किसने। उसी मोहल्ले में रहता है मैकेनिक? उसी मोहल्ले में रहता है। वो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मुनीब साहब पर होने वाले तशद्दुद का सबूत है। वो वीडियो हमें चाहिए। निकलवा लेता हूँ। वैसे एक और बहुत अहम सबूत तो सामने आ गया है, जिससे पता चल गया है कि बाबर और नौरीन झूठ बोल रहे थे। अभी जो बाबर ने पुलिस को बयान दिया था कि पावर ऑफ अटर्नी पे साइन उस वक्त हुए थे जब उसके वालिद साहब हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, तो तुम जो मेडिकल रिकॉर्ड निकलवा कर लाए हो मुनीब साहब का, तो ये तो हॉस्पिटल में 3 अप्रैल से 8 अप्रैल तक एडमिट रहे हैं, और जो पावर ऑफ अटर्नी है वो तो 1 मार्च को साइन की गई है। तो झूठ बोल रहा है ना। पावर ऑफ अटर्नी तो उनके हॉस्पिटल एडमिट होने से पहले बनी है। ये जब सारे सबूत हमारे हाथ में आ जाएंगे ना, तो हमारा केस स्ट्रांग हो जाएगा। हम इनके खिलाफ फोर्जरी का केस भी बनाएंगे और कि ये अपने वालिद पर डोमेस्टिक वायलेंस करते रहेंगे। ये बच के नहीं निकल सकते। तुम उस वीडियो का खोज लगाओ, वो मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अभी पता करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, झूठ है ये, बकवास कर रहे हैं ये लोग, और आपने उसकी बातों पर एतबार कैसे कर लिया? अच्छा,
देखें बाबर साहब, आप किसी के बयान को तो झूठा ठहरा सकते हैं, लेकिन चश्मदीद गवाह को नहीं झुठला सकते। गवाह? कैसा गवाह? अबे ये क्या सीन है? ये तो अंकल को मार रहे हैं। सुबेदा का नाम कभी इस घर में ना आए। क्यों ना? तुम कौन होते हो? सुबेदा कर कैसे सकते हो उससे शादी? क्यों नहीं कर सकता मैं शादी? आप मेरी माँ की जगह नहीं दे सकते उसको। हाँ सुनो, मेरे सामने ज्यादा तेज आवाज में बात ना करो। क्यों नहीं करो? हर बात का फर्ज है औलाद को पालना। अपने घर का लिहाज कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? नहीं की शर्म हो गए और दूसरी शादी करने पे तुले हुए हो। मैं जानू मेरा काम जाने, मेरी मर्जी में अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारूंगा। तुम कौन होते करने वाले ये सब कुछ? मैं देखता हूँ कैसे आएगी जुबैदा इस घर में। पप्पू कहाँ मर गया? जल्दी दुकान पे पहुँच, इससे पहले तेरा अब्बा घर पहुँच जाए। आपके बयान के तजादात, कागजों में तारीखों का फर्क, जुबैदा का बयान और अब ये वीडियो, आप तीनों जालसाजी और एक ज़ईफ इंसान पर तशद्दुद के मुल्ज़िम हैं। बताओ क्यों किया इस तरह? हाँ की हमने जालसाजी। अरे वकील साहब, मुल्जिम मैं नहीं, मुल्जिम हमारा ये बाप है। इसने हमारी बीमार माँ पर जिस तरह जुल्म किए, वो मनाजिर आज भी हमारे दिमागों में घूमते हैं। मुझे आज भी अपनी अम्मी की सिसकियाँ सुनाई देती हैं। हमारे बाप ने हमारा बचपन छीन लिया। हम दोनों 2-2 दिन तक भूखे रहते थे, और अगर उनसे कुछ कहते तो वो जानवरों की तरह हमारी माँ को मारता था। वकील साहब, हम दोनों ने बचपन ही से सोच लिया था, शख्स ने मेरी माँ पे जितने जुल्म किए थे, हमने सोचा था इसकी सजा इसको जरूर दिलवाएंगे। और आखिरकार वो दिन आ गया। पावर ऑफ अटार्नी हमने अपने नाम करवा लिया और मेरे वालिद साहब अपनी जिंदगी से दूर होते गए। हमने सोच लिया था कि मकान उसे हासिल करके इसको बेच देंगे और यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, ताकि बचपन की तल्ख यादें हमारा पीछा छोड़ दें। लेकिन आपकी बदकिस्मती ये कि आमना कबीर ने टीवी रिपोर्ट देख ली और मुनीब को पहचान ली। देखें, आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन आप लोगों ने जो रवैया इख्तियार किया वो अफसोसनाक था। आपके वालिद ने बेशक जितना बुरा रवैया इख्तियार किया, लेकिन आपकी वालदा मरते दम तक उनके साथ रही। ना उन्होंने उनसे खुला ली और ना ही आपके वालिद ने तलाक दी। और अब तो यार उनकी उम्र भी हो चुकी थी, ऐसे में उनसे बदला लेना कोई दिलेरी का काम नहीं था, बल्कि ये बुज़दिली का काम था। और मियाँ बीवी के जितने भी झगड़े हों, लड़ाइयाँ हों, औलाद का काम नहीं है कि वो वालिदैन से इंतकाम लें। आप लोगों को सब्र से काम लेना चाहिए, तो फिर आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में भला होता। ले चलें इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो। आओ तुम इनको लेके आओ। अरे हमें क्यों लेके जा रहे हो? तो थाने में पता लगेगा आपको। वकला के दलाइल, हालात और वाक़यात और पेश करदा शवाहिद का जायज़ा लेने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुनीब अहमद को लाइल्मी में रखते हुए उसकी औलाद ने धोखे से पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन कराए। ये अदालत इस दस्तावेज़ को मनसूख करते हुए मकान का कब्जा वापस उन्हें सौंपती है। इस धोखाधही में मुनीब अहमद का बेटा बाबर, बेटी नौरीन और बहू हिना मुलव्वस है। लिहाजा ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि तीनों मुल्ज़िमान के खिलाफ फ्रॉड, तशद्दुद और कानून को गुमराह करने की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएं और तफसीली चालान आइंदा समात पे अदालत में पेश किया जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।